नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत आज हम चैप्टर 4 एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू पंप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पंप क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, और इसमें से हम इसका एक प्रकार होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ पंप। शायद इसको देखकर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको इसे देख के कुछ ना कुछ याद जरूर आया होगा कि उस तरह की पंप उन्होंने अपने ट्यूबवेल पर देखा होगा। ठीक है, तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। एक्सक्यूज मी। एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी हॉट सब्जेक्ट फॉर इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट एट ग्लोबल लेवल। यानी हम एनर्जी कंजर्वेशन की जब बात करते हैं, ऊर्जा के संरक्षण की, तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से हॉट टॉपिक है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि हर एक सरकार का ये रोल, ये प्रयास रहता है कि ऊर्जा का संरक्षण हो, कम से कम ऊर्जा की खपत हो, ऐसे एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट यूज हो जिससे ऊर्जा की बचत हो। ये हमने शुरू में जब सब्जेक्ट को स्टार्ट करा था उसमें काफ़ी हमने डिटेल्ड में डिबेट किया था, डिस्कशन किया था। आफ्टर द पोस्ट लिबरलाइजेशन इन इंडिया, Indian industries are capable to meet the demand of the country of different types of products। ठीक है, जब यानी कि जो लिबरलाइजेशन हुआ था, उदारीकरण जिसे कहते हैं, आफ्टर द पोस्ट लिबरलाइजेशन इन इंडिया, जब इंडिया के अंदर उदारीकरण की नीति आई। अगर आपको याद हो, जिस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिंह राव जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय पर, तो उस समय देश में तीन नीतियां आई थी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण। तो जब ये उदारीकरण की नीति हुई तो डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को, डिफरेंट लोगों को बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारे अवसर प्रदान किए गए, काफ़ी सारी उनको छूट दी गई। तो उस समय पर जब ये लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण की नीति आई, तो इंडिया में इंडस्ट्रीज जो है वो उन्हें काफ़ी सारी कैपेबल हुई और उन्हें बहुत सारी पावर्स मिली, बहुत सारे फील्ड में वो अपना काम करने के लिए कैपेबल हुई। तो उन्होंने फिर कंट्री की डिमांड को फुलफिल करना स्टार्ट किया। उससे पहले काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे थे जिनमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करता था, प्राइवेट सेक्टर को उसमें काम करने की परमिशन नहीं होती थी। तो जब उदारीकरण की नीति आई तो उनको भी उस क्षेत्र में काम करने की परमिशन मिली। तो उसके बाद से इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए जो पब्लिक की डिमांड है उसे मीट करने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। सडनली राइज इन एनर्जी डिमांड इज आइदर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट और ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। तो अचानक से जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उस समय अचानक से एकदम से जो है वो एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो गई। दिस इज ओनली ड्यू टू द इंटरनेशनल मार्केट, जो वैश्विक बाजार था उसकी वजह से, और कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो है वो एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ी। इट क्रिएट्स चैलेंजेस टू द इंडस्ट्री टू सस्टेन इन द कॉम्पिटिशनल एनवायरमेंट। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ी तो इंडस्ट्रियों के लिए भी एक चुनौती थी कि वो एक कंपटिशनल जो एनवायरमेंट है, जिसमें एक पूरा कंपटीशन है उनके लिए, तो उसमें वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएँ, कैसे अपने आप को स्थिर रख पाएँ, ये उनके लिए एक चैलेंज था, चुनौती थी। To overcome these issues, Indian industry is trying to reduce manufacturing cost and energy consumption by adopting many ways। ओके, तो इस तरह की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए जो भारत के उद्योग थे वो कोशिश कर रहे थे लगातार कि किसी तरह से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम से कम आए, उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और एनर्जी का कंजप्शन और जो हम ऊर्जा खपत कर रहे हैं उसको कम करने के लिए वो बहुत सारे प्रयास उसमें अडॉप्ट कर रहे थे। जो भी प्रयास उनको लगता था कि इस प्रयास से ऊर्जा की बचत हो सकती है और हमारे प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग करने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो सकती है। इन दिस वे एनर्जी कंजर्वेशन प्ले अ विटल रोल इन रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इस तरह से जो ऊर्जा संरक्षण है उसने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की फॉर रिड्यूसिंग दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कहलाती है, कोई भी प्रोडक्ट जब इंडस्ट्री बनाती है तो उसको, उसे बनाने में टोटल उस पर कितना कॉस्ट आया है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद उस पर सम एडिशनल प्रॉफिट वगैरह ऐड करके तब उसका मार्केट रिटेल प्राइस एमआरपी डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली उस प्राइस का जब मार्केट में बिकेगा तो कम कीमत पे बिकेगा, तो उसे खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो एमआरपी भी उसका कम होगा। तो इस तरह से जो इंडस्ट्री थी वो लगातार प्रयासरत थी कि हम किसी तरह से ऊर्जा का संरक्षण करें और अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें। इन दिस
चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज लाइक, इस अध्याय में हम इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका पंपिंग सिस्टम है, जो पंपिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आप इसमें कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, एयर कंप्रेसिंग के लिए जो सिस्टम यूज होता है, ठीक है, जो भी उपयोगिता हमारी विद्युत की हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो पंपिंग सिस्टम में, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, हीटिंग वेंटिलेशन में, एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इन सभी में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। आप लोग भी अपने घरों में एयर कंडीशनर यूज करते हैं, आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो फ्रीज होता है उसे आप यूज करते हैं, हीटिंग के लिए आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर। तो दैट मीन्स देयर लॉट ऑफ दी सिस्टम्स विच आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। सो उसमें देखें तो ये अगर आप देखें तो दिस इज दी एयर कंप्रेसर। ऐसा शायद आप लोगों ने अपने कभी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में आपने कभी हवा डलवाया हो तो आपने देखा होगा कि उनके पास में इस तरह का कुछ टैंक रहता है जिसमें हवा होती है और वो प्रेशर से हवा आपके जो भी व्हीकल होता है उसमें डालते हैं। तो दिस इज दी सिंपल एयर कंप्रेसर, जिसे एयर कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं। इसे कंप्रेस्ड एयर रहती है इसके अंदर, जो एयर है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में और इसके अंदर टैंक के अंदर स्टोर कर ली जाती है। तो इसका एक सिस्टम होता है पूरा, ये कैसे हम एयर को कंप्रेस करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, वो सारा हम इस अध्याय में देखेंगे, ठीक है। एयर कंडीशनर भी आपने देखोगे, एयर कंडीशनर में आपने डोमेस्टिक एयर कंडीशनर देखा होगा जो घर में रूम के अंदर जनरली लगा होता है। इसके साथ साथ सेंट्रलाइज एसी सिस्टम भी होते हैं। शायद आप लोग कभी शॉपिंग मॉल में, किसी इंडस्ट्रीज में या ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में गए हों तो वहाँ पर सेंट्रलाइज एसी लगे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी यूनिट पूरा होती है जिसके माध्यम से पूरी एक उनकी बिल्डिंग को पूरी को एसी किया जाता है। आप डोमेस्टिक एयर कंडीशनर के माध्यम से तो आप अपने किसी एक रूम को एयर कंडीशनिंग करते हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज एसी लगा लेते हैं तो आपका पूरी बिल्डिंग जो है वो मेंटेन हो जाती है एयर कंडीशनर से, ठीक है। उसके बाद में कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपने फ्रिज देखा हो तो फ्रिज के बैक साइड में देखिए तो इस तरह से सिस्टम उसमें होता है। रेफ्रिजरेशन जो गैस वगैरह होती है कूलिंग के पर्पज से, तो ये सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, फॉर कूलिंग पर्पज यूज किया जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज हैं जो हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है पंप। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पंप। काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पंप को देखा होगा ग्रामीण इलाकों में, जहाँ सिंचाई के लिए ट्यूबवेल होते हैं वहां पर वॉल के वेल के अंदर जो है वो पंप लगाया जाता है और मोटर के माध्यम से उस पंप से पानी को ऊपर पुशअप किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। तो वन ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ पावर्ड मशीनरी टू बी इन्वेंटेड एट द डाउन ऑफ द इंडस्ट्रियल एज वाज अ क्रूड फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ पंप, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज में जो काम हुआ, वन ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ पावर्ड मशीनरी, जो पावर्ड मशीनरी जो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, जिसका इन्वेंशन किया गया था इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल युग में, इंडस्ट्रियल समय में, वाज अ क्रूड फ्रॉम फॉर्म ऑफ पंप, ठीक है, क्रूड फॉर्म ऑफ पंप। तो पंप इज अ मशीन और मैकेनिकल इक्विपमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लिक्विड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल और टू फ्लो लिक्विड फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया और एज अ बूस्टर इन अ पाइपिंग नेटवर्क सिस्टम। यानी पंप एक इस तरह की मशीन है, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम लिक्विड को लो लेवल से एबव लेवल पर, ऊंचे लेवल पर, निचले लेवल से ऊंचे लेवल पर लाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो बच्चे ग्रामीण इलाके हैं उन्होंने देखा होगा उनके ट्यूबवेल पर घरों में, सॉरी ट्यूबवेल पर सिंचाई का साधन होता है वहां पर उनके यहाँ पंप लगा रहता है, ठीक है, वाटर पंप लगा रहता है जिसके माध्यम से वो पानी को निचले लेवल से ऊपर के लेवल तक लेके आते हैं सिंचाई के लिए। और आप लो लेवल प्रेशर से हाई प्रेशर पे भी हम लेके जा सकते हैं। अगर हमारा कोई लिक्विड लो लेवल का है उसे हम हाई लेवल लिक्विड में, अगर हमें लेवल में लेके जाना है, हाई प्रेशर में लेके जाना है, तो भी हम पंप के माध्यम से लेके जा सकते हैं। तो प्रिंसिपली पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मोटर इनटू फ्लूइड फ्लो एनर्जी। यानी जैसे आपने डिवाइस पढ़ा था पीछे, मोटर, मोटर क्या करता था, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, एक तरह से नंबर ऑफ रोटेशंस में कन्वर्ट करता था। इसी तरह से जो पंप है, पंप कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एक मूवमेंट होता है, उस मैकेनिकल मूवमेंट के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्लूइड फ्लो में, लिक्विड फ्लो में, एक लिक्विड फ्लो होता है उसके माध्यम से। तो ये बेसिक कार्य है पंप का। Pump also can be used in process operation that requires a high hydraulic pressure.
ठीक है। यानी पंप को हम ऐसे प्रोसेस में, ऐसे ऑपरेशंस में इंडस्ट्रीज के अंदर हमें जरूरत होती है जहां पर हमें हाई हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन करना होता है। ठीक है, दिस कैन बी सीन इन हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स। तो ये एक तरह से हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा सिंपल एक पंप का कार्य था, क्या हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स। पंप कितने तरह की होती हैं। तो ऑफन हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट रिक्वायर अ हाई डिस्चार्ज प्रेशर एंड अ लो सक्शन प्रेशर। यानी जो हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें हाई डिस्चार्ज प्रेशर होता है और लो सक्शन प्रेशर, दोनों अवेलेबल रहते हैं। ड्यू टू लो प्रेशर एट सक्शन साइड ऑफ पंप, fluid will lift from certain depth, whereas due to high pressure at discharge side of pump, it will push fluid to lift until reach desired height। यानी कि जो पंप का बेसिक फंक्शन होता है कि वो लो प्रेशर एट सक्शन साइड, यानी जहां से वो शक कर रहा है पानी को, जहां से वो पानी को खींच रहा है, फ्लूइड को खींच रहा है, वो लो प्रेशर सक्शन साइड होती है, जहां प्रेशर लो होता है। और फ्लूइड विल लिफ्ट फ्रॉम सर्टेन डेप्थ, और एक गहराई से हम उस फ्लूइड को अपलिफ्ट करते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर। जब वो हाई प्रेशर उसमें मेंटेन हो जाता है तो वो अपलिफ्ट हो जाता है टू दी एबव साइड। एंड उससे हम डिस्चार्ज करते हैं डिस्चार्ज साइड ऑफ पंप, दूसरी साइड में हम पंप का एक साइड डिस्चार्ज साइड होता है जिससे वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो पंप में जनरली दो साइड होती है, एक सक्शन साइड, एक डिस्चार्ज साइड। सक्शन साइड से फ्लूइड उसमें एंटर करता है और डिस्चार्ज साइड से फ्लूइड से बाहर आता है। इट विल पुश फ्लूइड टू लिफ्ट अंटिल रीच डिजायर्ड हाइट। तो ये जो फ्लूइड उसमें जो लिफ्ट होगा उसको एक डिजायर्ड हाइट तक उसको वो मेंटेन करेगी। ठीक है, पुश फ्लूइड टू लिफ्ट अंटिल रीच डिजायर्ड हाइट, एक आवश्यक ऊंचाई तक उसको लेके जाएगी। पंप में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस दे सर्व। यानी पंप को हम अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, किस कार्य के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर कंस्ट्रक्टेड, और किस मटेरियल से हम उसे बना रहे हैं उसके आधार पर भी हम क्वालिफाई मतलब एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी पंप का अगर मैं प्रकार देखना कितने तरह की हो सकती हैं, तो एक तो हम उसका आधार मानते हैं कि किस तरह के कार्य के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं। दूसरा उसका जो आधार हो सकता है किस तरह का मटेरियल हम उसमें बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर पंप क्लासिफाई हो सकता है। और तीसरा हो सकता है किस तरह का लिक्विड हम उससे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उससे हो सकता है। एंड इवन देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस, और उसका ओरिएंटेशन किस तरह का, उसे कहां पर हम स्पेस में यूज कर रहे हैं उसके आधार पर हम पंप को क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स पंप का जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। But mainly a more basic system of pump classification is based on the principle by which energy is added to the fluid। ठीक है, लेकिन अगर हम बेसिक सिस्टम की बात करें पंप की, तो वो क्लासिफिकेशन हम केवल उसके प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं कि उसका सिद्धांत क्या होता है। फ्लूइड को जब हमें लो लेवल प्रेशर से हाई हाइट पे लेके जाना है तो हमें उसमें प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। तो फ्लूइड में जो हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे हम इसको बेसिकली मेनली जो है क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल हम कैसे बना रहे हैं उसके आधार पर भी कर सकते हैं, उसके अलावा कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कौन सा लिक्विड डील कर रहे हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन मेन जो हमारा रीजन है वो है आपका पंप का क्लासिफिकेशन का, वो है आपका प्रिंसिपल, कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बनाने का सिद्धांत क्या है, उसके आधार पे हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, सो अंडर दिस सिस्टम ऑल पंप्स टाइप्स जनरली फॉल इनटू टू मेन कैटेगरी। यानी अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें तो पंप आपके दो तरह के से डिवाइड हो सकते हैं, दो तरह से डिसाइड हो सकते हैं। मेन दो कैटेगरी हो सकती हैं उसकी अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग प्रिंसिपल, कि हम उससे फ्लूइड में किस तरह से हम उसमें एनर्जी ऐड कर रहे हैं। तो फ्लूइड में एनर्जी ऐड करेंगे तभी हमारा वो हाई लेवल प्रेशर से लो लेवल प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हम उसे लेके जाएंगे। ठीक है, वो जब ही संभव है जब आपका उसमें एनर्जी फ्लूइड में एनर्जी ऐड होगी। फाइन। सो डायनेमिक सेंट्रीफ्यूगल, तो उसमें अगर हम क्लासिफिकेशन बात करें तो सबसे पहला आता है डायनेमिक सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिनमें कि इसे डायनेमिक बोले या सेंट्रीफ्यूगल बोले, एक ही बात है। तो डायनेमिक पंप्स होते हैं तो एनर्जी इज कंटिन्यूअसली एडेड टू इंक्रीज द फ्लूइड वेलोसिटी विद इन द मशीन। यानी डायनेमिक पंप्स में क्या है, जैसे हमने कहा ना कि पंप का जो वर्क है उसमें हम जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड में हम कुछ एनर्जी ऐड करते हैं जिससे वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाए या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाए। तो उसमें एनर्जी हम कैसे ऐड कर रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली उसमें एनर्जी ऐड कर रहे हैं
तो वो हमारा जो पंप है वो डायनेमिक या सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाएगा। ठीक है, उसमें लगातार उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है फ्लूइड की। उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, सो एनर्जी इज पीरियोडिकली एडेड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, एनर्जी इज पीरियोडिकली एडेड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू वन और मोर मूवेबल बाउंड्रीज ऑफ एंक्लोज्ड फ्लूइड कंटेनिंग वॉल्यूम। यानी इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप टाइप में क्या होता है, उसमें जो आपका एनर्जी फ्लूइड में ऐड होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो पीरियोडिकली होती है, एक पीरियड के बाद वो रिपीट होती है। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूस एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो वो डायनामिक पंप कहलाएगा या सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाएगा। अगर हम फ्लूइड में जो एनर्जी ऐड कर रहे हैं वो एनर्जी अगर आपकी पीरियोडिकली है, ठीक है, एक पीरियोडिकल है, एक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उस पे उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले एक बार इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग क्या होता है। तो मेनली आपका जो पंप है वो दो तरह का होता है, डायनामिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमने देखा। डायनेमिक पंप हमारे दो तरह के हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और स्पेशल इफेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल और स्पेशल इफेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल अगेन तीन टाइप से हो सकता है, एक्सियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो और पेरिफेरल। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट में जेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो तरह का हो सकता है। तो ये हमारा डायनेमिक इस तरह से थ्री टाइप से हो गया, और टू टाइप से, फाइव टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आपका रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो सकता है और रोटरी टाइप हो सकता है। रेसिप्रोकेटिंग में आप देखें तो पिस्टन और प्लंजर, पिस्टन और प्लंजर, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो इन वर्ड से अवेयर होंगे, पिस्टन और प्लंजर। और बाकी एक होता है डायफ्राग्म, डायफ्राम। तो डायफ्राग्म और पिस्टन प्लंजर ये दो तरह के आपके रेसिप्रोकेटिंग हुए। रोटरी में बात करें तो रोटरी में दो तरह का होता है, सिंगल रोटर और मल्टीपल रोटर। तो इस पूरे चैप्टर में हम डिफरेंट तरह के पंप्स का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आज ने बताया था कि हम आज के में सेंट्रीफ्यूगल पंप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। ठीक है, फाइन। So, so dynamic pumps use centrifugal forces to develop velocity in the liquid being handled. जो डायनेमिक पंप्स होते हैं यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू डेवलप वेलोसिटी इन द लिक्विड फ्लूइड। ठीक है, फाइन। यूजफुल डायनेमिक पंप्स यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस टू डेवलप वेलोसिटी इन द लिक्विड बीइंग हैंडल्ड। यानी कि जो डायनेमिक पंप होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हैं, किस लिए, टू डेवलप द वेलोसिटी इन द लिक्विड। हमने कहा ना कि लिक्विड में हमें एनर्जी को लगातार ऐड करते रहना है जिससे उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहे। वेलोसिटी को हमें लगातार उसको बढ़ाना है, क्योंकि वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रही है, निचले हाइट से ऊपर हाइट की तरफ जा रही है, निचले लेवल से। तो उसमें हमें लगातार उसमें वेलोसिटी को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें उसमें क्या है, एक फोर्स हमें देना होगा। तो फोर्स वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। द वेलोसिटी इज देन कन्वर्टेड टू प्रेशर। जो वेलोसिटी है उसके बाद जब वेलोसिटी उसमें आ जाती है तो वो एक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। एज काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज, प्रेशर इज इंक्रीज। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। दिस प्रेशर डिफरेंस ड्राइव द फ्लूइड थ्रू द सिस्टम और प्लांट। तो जो प्रेशर में जो डिफरेंस आता है लो लेवल प्रेशर से हाई प्रेशर में, तो वो क्या करता है, वो फ्लूइड को एक तरह से ड्राइव करता है। ठीक है, सिस्टम और प्लांट्स में। पार्ट्स ऑफ पंप की बात करें, पंप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं पंप में, तो जनरली पंप में सबसे पहला एक जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट अ वैक्यूम इन ऑर्डर टू मूव फ्लूइड। ये इम्पेलर जो है वो एक तरह से वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे कि फ्लूइड को मूव होने में आसानी हो। यानी इन ऑर्डर टू मूव द फ्लूइड, फ्लूइड को मूव कराने के लिए इम्पेलर क्या करता है, एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। फाइन। The pump's impeller rotates within the housing and reduces pressures at the inlet. यानी the pump's impeller rotates within the housing and reduce pressure at the inlet. तो जो इम्पेलर का जो काम होता है, जैसे मैंने एक तो वैक्यूम क्रिएट करेगा जिससे कि फ्लूइड को फ्लो होने में आसानी रहे। इसके अलावा इम्पेलर जब पंप इम्पेलर जब रोटेट करता है, और रोटेट कहाँ करता है, पंप के अंदर एक हाउसिंग होती है, यानी उसका एक स्पेस बना होता है, एक घर सा जिसे कहें, उसका एक हाउसिंग होती है, उस हाउसिंग में इम्पेलर रोटेट करता है। तो वो उसका काम क्या होता है, रोटेट करने की वजह से वो इनलेट में जो सक्शन इनलेट होता है, जैसे पंप में अंदर आपका फ्लूइड जाता है, उस लेवल पर सक्शन साइड पे वो प्रेशर को रिड्यूस करता है। ठीक है, इम्पेलर का क्या काम हो गया, एक तो वैक्यूम को क्रिएट करना जिससे मूव को
फ्लूइड को मूव होने में आसानी हो, दूसरा हाउसिंग के अंदर वो रोटेट करता है जिससे जो सक्शन साइड है उस पर प्रेशर कम हो। दिस मोशन देन ड्राइव फ्लूइड टू दी आउटसाइड ऑफ द पंप हाउसिंग। तो ये जो मोशन होता है इंपेलर का वो क्या करता है, सक्शन साइड से फ्लूइड को लेगा और उसको रोटेट होगा वो, तो उससे वो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड ड्राइव होगा और आउटसाइड पंप की जो आउटसाइड है उस पंप की आउटसाइड पे वो उसे ड्राइव करेगा, विच इंक्रीजेस द प्रेशर इनफ टू सेंड इट आउट द डिस्चार्ज। और वो इंपेलर उसको इतना प्रेशर प्रोवाइड करा देता है जिससे कि वो जो फ्लूइड है, वो जो पंप का जो डिस्चार्ज साइड है जिससे पानी या फ्लूइड बाहर निकलता है, उसको वो है उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। यानी इनपुट साइड पे प्रेशर कम रहेगा, आउटपुट साइड पे प्रेशर बढ़ेगा। ये काम इंपेलर का होता है। Centrifugal pumps are the most common pump type for the transfer of low viscosity fluids in high flow rate। ठीक है, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन पंप हैं, ज्यादातर यूज होने वाले हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ लो विस्कोसिटी फ्लूइड इन हाई फ्लो रेट। यानी ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी का मतलब दृढ़ता या गाढ़ापन जिसे कहें। जैसे आपने कोई लिक्विड देखते हैं तो लिक्विड में एक पानी होता है, एक आपका ऑयल होता है, तो जितने भी लिक्विड है सबकी अपनी विस्कोसिटी अलग अलग होती है, यानी उसकी दृढ़ता अलग अलग होती है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये ज्यादातर जो लो विस्कोसिटी वाले फ्लूइड्स होते हैं उनको उनके लिए प्रयोग होता है, जिन्हें हाई फ्लो रेट प्रोवाइड करता है। जैसे पानी होता है आपका, लो विस्कोसिटी होता है, तो पानी को फ्लो कराने के लिए लो प्रेशर इंस्टॉलेशन, ठीक है, विच मेक्स देम आइडियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर द पंप टू डील विद लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, बड़ी मात्रा में अगर हमें लो विस्कोसिटी फ्लूइड को अगर हमें डील करना है तो ये पंप हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। इट्स डिजाइन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ वाटर, बट इट इज ऑल्सो अ पॉपुलर सोल्यूशन फॉर हैंडलिंग थिन फ्यूल्स एंड केमिकल्स। यानी कि इसका जो डिजाइन है जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो पानी के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, वाटर फ्लो के लिए। जो निचले, जैसे हमने बताया ना, ट्यूबवेल पर गाँव में आपने देखा होगा जब सिंचाई होती है वहां पर ट्यूबवेल में आपका पंप नीचे रखा रहता है और कुएं से और पाइप के थ्रू वो पानी बाहर फेंकता है, उसे 70-80 फीट की हाइट तक वो पानी आता है आपका। तो वो वाटर के लिए बेसिकली डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका यूज ऐसे फ्यूल के लिए भी यूज होता है, ऐसे जो जो जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, थिन फ्यूल्स होते हैं, पतले फ्यूल्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं, उनके लिए भी हम इसे यूज करते हैं। अगर आप ये देखें, सो दिस इज दी योर सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसमें ये देखें हमने कहा ना इसमें दो साइड होती हैं, सक्शन साइड। सक्शन साइड में ये आपका सक्शन फ्लो है, तो यहाँ से इनलेट, यहाँ से वाटर या जो भी फ्लूइड है वो अंदर जाता है, और इसमें अंदर ये जो आपको सर्कल सा दिखाई दे रहा है ये हाउसिंग है, इंपेलर की हाउसिंग। इसके अंदर इंपेलर लगा हुआ है जो रोटेट होता है। तो वो क्या करता है, इस जो सक्शन साइड है इस पर लो प्रेशर क्रिएट, एक तो वैक्यूम क्रिएट करेगा और इसका लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और फ्लूइड को यहाँ से फ्लो होने के लिए इतनी प्रेशर देगा जिससे वो डिस्चार्ज साइड में वो बाहर निकल जाए। तो ये डिस्चार्ज साइड है, इससे पानी बाहर आता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर पाइप लगा देते हैं, तो पाइप के माध्यम से आप इसे पानी को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये इस पर एक पंप लगा हुआ है जिसके माध्यम से आप इसके इंपेलर को रोटेट करते हैं। So this type of pump benefits from a simple design with few moving parts, resulting in lower maintenance requirement and cost। इस पंप का जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका बेनिफिट और एडवांटेज ये है कि इसमें एक तो मूविंग पार्ट बहुत कम है, केवल इंपेलर एक मूविंग पार्ट होता है, इसमें मूविंग पार्ट कम है जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, कभी खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा इसमें पैसा नहीं लगता, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। ठीक है, इसकी कीमत भी कम है क्योंकि मूविंग पार्ट बहुत कम है। This makes them suited to applications where the pump is used often or is even continuously run। तो इस तरह की सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम वहां प्रीफर करते हैं जहां पर हमें लगातार कार्य करना पड़ता है, लगातार लंबे समय तक हमें फ्लूइड को फ्लो कराना होता है, तो हम वहां पर सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्रयोग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली आप देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पर, तो ये इट्स अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एनिमेशन में दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ से एक साइड से वाटर इनलेट जा रहा है, और ये जो रोटेट हो रहा है आपको, ये इंपेलर है, और ये इसकी जो हाउसिंग है जिसके अंदर ये रोटेट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करेगा और सक्शन साइड में प्रेशर लो रखेगा, जिससे फ्लूइड जो है आसानी से इसमें अंदर आएगा और वैक्यूम के माध्यम से फ्लो होता हुआ और एक हाई प्रेशर गेन करता हुआ वो डिस्चार्ज साइड से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये पंप का बेसिकली काम क्या होता है कि एक तरफ से फ्लूइड को इनलेट लेना और आउटलेट साइड में हाई प्रेशर के साथ प्रोड्यूस करना। ये आप यहाँ डायग्राम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, तो इसमें ये जो आपका फेंस आपको दिखाई दे रहा है सर्कुलर, ये आपका इंपेलर है। दिस इज द इंपेलर, दिस इज द इंपेलर, दिस इज इंपेलर वेन,
दिस इज ड्राइव शाफ्ट, ये शाफ्ट है जिससे ड्राइव होगा, जिसमें मोटर या पंप लगी होगी, इसे इम्पेलर आई बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पेलर आई, ठीक है। और ये डिफ्यूजर वेन है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक व्यू है। दिस इज अनदर कट सेक्शन व्यू, जिसे डिजाइन में आप देखें, क्योंकि देयर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन आर अवेलेबल फॉर दी सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये देखें तो डिस्चार्ज नोजल है, ठीक है, इस नोजल यहाँ से डिस्चार्ज होता है, ये इम्पेलर है यहाँ पर, दिस इज द इम्पेलर, यहाँ से रोटेट हो रहा है, ये सक्शन नोजल है, सक्शन साइड है, यहाँ से आपका फ्लूइड इनलेट जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर सील, शाफ्ट, ऑयल रिंग्स, डिफरेंट तरह के कॉन्फ़िगरेशन हैं, बियरिंग्स हैं, ठीक है, शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, रोटेट आसानी से हो, ये केसिंग है इसकी, दे डिस्चार्ज नोजल है, तो यहाँ से एंट्री होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ये पंप है यहाँ पर, ये सॉरी मोटर है, जिसके माध्यम से ये आप यहाँ पर शाफ्ट के माध्यम से इसको रोटेट करेंगे। तो दिस इज दी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। ये दिस इज दी कट सेक्शन ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये कट सेक्शन है इसका। ये यहाँ देखें तो थ्रस्ट बियरिंग, रेडियल बियरिंग, यहाँ बियरिंग लगी हुई है जिसपे शाफ्ट रोटेट आसानी से होता है, शाफ्ट की है ये, बियरिंग हाउसिंग है, देन शिफ्ट ग्लास, शाफ्ट, मैकेनिकल सील, इम्पेलर, सक्शन नोजल, केसिंग, सेंट्रलाइज माउंटेड सपोर्ट, डिस्चार्ज नोजल। तो ये आपका इनलेट है जहां से जाना है। मेन जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें तो मेन आपका क्या है, इम्पेलर का रोल होता है। इम्पेलर के माध्यम से सक्शन साइड से फ्लूइड जाता है लो प्रेशर पे, और डिस्चार्ज साइड से वो बाहर निकलता है हाई प्रेशर के साथ में। दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।